नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के सभी अभ्यर्थी जो एग्जाम कैंसिलेशन से अफेक्टेड हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में। मैंने आरटीआई लगाई थी अगस्त में और सितंबर में, अगस्त 27 और सितंबर 18। उनका रिप्लाई मुझे कल ही रिसीव हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानकारी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, जिसमें आपको मेजर अपडेट्स मिलेंगे ट्विटर कैंपेन और कोर्ट केस से रिलेटेड। तो ये एक मैसेज है आलोक सर जो कि परीक्षा प्लस चैनल के ही एक टीचर हैं, वो लीड कर रहे हैं इस पूरे कैंपेन को। और उन्होंने यहाँ पर उनका लास्ट मैसेज यहाँ पर है, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। उन्होंने बताया कि अपना एडमिट कार्ड, सेंटर डिटेल, ट्रैवल स्टेबल और परीक्षा दिवस की कोई भी साक्ष्य रिकॉर्डिंग फ़ोटो सुरक्षित रखनी है और रसीद स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें जो भी ईमेल ग्रीवेंस वगैरह है। और झूठी अफवाहें बिल्कुल पोस्ट ना करें, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। और हम गूगल शीट एंट्री तैयार करेंगे जिसमें सब कैंडिडेट्स का ये सब डाटा होगा जो कानूनी टीम को समेकित किया जाएगा। इसके अलावा ट्विटर सोशल पर उन्होंने कहा था कि संयमित और तथ्यात्मक पोस्ट करें, हैशटैग ड्राफ्ट अलग से शेयर करेंगे। हालांकि वो शेयर नहीं कर पाए अभी तक, मे भी अपने थोड़ा स्केड्यूल की वजह से। तो ये चीज़ें मैंने प्रिपेयर करी अपने बुद्धि विवेक से। बाकी आपको अगर कुछ लगता है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो सजेशंस वेलकम है, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगले कदम यहाँ पर यही बताए हैं कि औपचारिक प्रतिनिधि पत्र भेजा जा रहा है, तो वो भेज दिया होगा, अभी शेयर नहीं करा सर ने। इसके अलावा एडवोकेट जुरिस्डिक्शन फोरम पर फाइनल निर्णय, अभी इससे रिलेटेड जानकारी आगे मिल जाएगी आप सभी को। और बाकी तो ठीक है, तथ्य, अनुशासन और एकता से ही जीत मिलेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चैनल का लिंक, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ग्रीवेंस थी मेरी। यहाँ पर आप देख सकते हो विषय, आप देख सकते हो एनवीएस गैर शिक्षण भर्ती 2024 में हो रही अत्यधिक देरी, परीक्षा में धांधली के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप हेतु। ये जो लेटर था ये 5 अगस्त को दिया था मैंने, 5 अगस्त को दिया था, ज्ञापन वहाँ पर जाके सौंपा था। हालांकि ई ऑफिस उस दिन नहीं चल रहा था, तो फिर बाद में जब मैं 28 अगस्त को गया था तब ई ऑफिस का ये नंबर वहाँ से मैंने ले लिया था। ई ऑफिस पर भी मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट को भिजवा दिया था, तो ये वो नंबर था। सो इस ज्ञापन को मैंने यहाँ पर बेस बनाकर एक आरटीआई फाइल करी थी जिसके ये यहाँ पर सवाल है और मैं आपके साथ इसके आंसर भी शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट जानकारियाँ यहाँ पर जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा नाम वगैरह यहाँ पे रिडैक्ट नहीं करिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन सब का हम इस्तेमाल करके ट्विटर पर पोस्ट करेंगे ताकि हमारे जो ट्विटर कैंपेन है या फिर ट्विटर पोस्ट है उसको वजन मिले। तो पहला सवाल पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ज्ञापन जो था 5 अगस्त 2025 वाला, उसका ई ऑफिस नंबर क्या है? क्योंकि 28 अगस्त 2025 को मैं गया था वहाँ पे, ई ऑफिस जब 5 अगस्त को तो चल नहीं रहा था, तो जब चला तब ये नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है। उसके बाद ज्ञापन पर एक्शन क्या लिया गया? तो उन्होंने कहा कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, मतलब 24 सितंबर 2025 तक हमारे ज्ञापन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये एक तरह से मामले को टालने जैसा ही है। फिर एक सवाल था रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हो जाता है जेएससी, एमटीएस और लैब अटेंडेंट पोस्ट का, उस पर करंट स्टेटस क्या है? इसके लिए उन्होंने समिति की वेबसाइट पर जारी जो नोटिस था, एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस 12 सितंबर 2025 का, उसको देखने के लिए कहा। मतलब वो सीधे सीधे ये नहीं कह रहे कि भर्ती रद्द हो गई, इसके बजाय वो हमें एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस देखने को के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से इनडायरेक्टली जवाब देकर अपनी बात बता ही रहे हैं कि भाई एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद पूछा गया था कि ज्ञापन से संबंधित किसी भी ऑफिशियल नोट कम्युनिकेशन की कॉपी दें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, पीआईओ के रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। ये एक बहुत ही आम और बचने वाला जवाब है। इसका मतलब हो सकता है कि हमारा जो ज्ञापन है उस पर इंटरनल डिस्कशन फाइल पर या तो नोट नहीं किया गया या फिर हमारे साथ जानकारी शेयर करने से बचा जा रहा है। फिर एक सवाल था कि पीजी पोर्टल पर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 21 दिन के भीतर जवाब ना देने का कारण बताएं। तो पीआईओ ने यहाँ पर कहा कि जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो राय, स्पष्टीकरण या कारण नहीं दे सकता। तो मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि आरटीआई कानून के तहत उनका काम सिर्फ रिकॉर्ड में रखी जानकारी देना है और क्यों हुआ और किस लिए हुआ ऐसे सवालों का जवाब देना नहीं है उनका काम। ये एक कानूनी तरीका हो जाता है सीधे जवाब देने से बचने का। तो कुल मिलाकर मतलब यही है कि बचने की पूरी कोशिश करी जा रही है। उन्होंने इनडायरेक्टली भर्ती रद्द होने की बात को स्वीकार तो कर ही लिया है। भर्ती रद्द होना तो नहीं, खैर कहेंगे कि एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस था उसकी बात करी थी।
ठीक है, क्योंकि उसी नोटिस का हवाला दिया है। वो किसी भी तरह के इंटरनल कार्रवाई जो हो जाती है या देरी का कारण बताने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने कल ही फर्स्ट अपील फाइल कर दी, जिसमें जो हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट था वो तो ठीक है, चलो यहाँ पे जवाब दे देता। दूसरा जो पॉइंट था उसमें कोई एक्शन नहीं था, उसके ग्राउंड्स आप देख सकते हो कि ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इतना एक पब्लिक अथॉरिटी इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि कोई एक्शन नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो ये बताए कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि इतना बड़ा इतना डिटेल्ड यहाँ पर एक ग्रीवेंस सबमिट करी थी, एग्जामिनेशन मेल प्रैक्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज जो अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स को, उसको ध्यान में रखते हुए जवाब देना तो बनता है। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था पॉइंट नंबर 4 के लिए, जिसमें कहा था कि कोई ऐसी जानकारी अवेलेबल ही नहीं है पीआईओ के पास। अच्छा, तो ठीक है, ई ऑफिस नंबर यहाँ पर जनरेट करा इन्होंने, और उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने उसके ऊपर कोई इंटरनल कम्युनिकेशन या फाइल नोटिंग हुई नहीं। ये रिस्पॉन्स अपने आप में डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कंसील करने का, इंटरनल डेलिब्रेशन, और मतलब कुल मिला के इन्फॉर्मेशन को रोकने का। फाइल नंबर जब अपने आप में है वो तो सीधा सीधा बताता है कि पक्का इसकी मूवमेंट हुई होगी, कुछ तो कमेंट्स होंगे, कुछ तो एक्शन नोट करा होगा। फिर हमारा हो जाता है अगला पॉइंट नंबर 5 के लिए ग्राउंड, जिसमें पीआईओ ने यहाँ पर क्या करा, मिस इंटरप्रेट करा स्कोप आरटीआई एक्ट का, जहाँ पे पीआईओ से ये नहीं कहा था कि वो नई इन्फॉर्मेशन बनाए या ओपिनियन। यहाँ मेन बात थी जो ऑफिशियली दिया गया है वो चीज़ बताए, ठीक है। द रीजन फॉर द डिले इज प्रोसेसिंग अ सीपी ग्राम ग्रीवेंस जो हो जाती है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट होना चाहिए, और एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर मेरी क्वेरी पर्सनल ओपिनियन मांगना था ही नहीं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये सारी जानकारी मैंने कहा कि सेट असाइड करें, पीआईओ का जो रिस्पॉन्स है 2, 4 और 5 पॉइंट जो है उन पर कंप्लीट जानकारी दी जाए। और अब विराम लगाते हैं इस पर। अब अगली आरटीआई देखते हैं। अगली आरटीआई जो थी हमारी वो थी 18 सितंबर 2025 की, जिस पे ये सब जवाब आए हैं। पहला जो हमारा, इसका भी हम पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस देखते हैं। सवाल नंबर 1, री एग्जामिनेशन पर लिए गए डिसीजन की ऑफिशियल कॉपी दें। एनवीएस का जवाब, ऐसी कोई जानकारी पीआई के रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। मतलब क्या, इसका साफ मतलब है कि 24 सितंबर 2025 तक एनवीएस ने री एग्जामिनेशन कराने या ना कराने पर कोई आधिकारिक फैसला लिया ही नहीं, मामला अभी भी अनिश्चित था। अगला सवाल, कैंडिडेट्स द्वारा पे की गई एग्जामिनेशन फीस का आर्थिक रिकॉर्ड यानी कि लेजर एंट्री दें और बताएं कि पैसा किसके पास है, एनवीएस के पास है कि सीबीएसई के पास। एनवीएस का जवाब क्या है, एग्जामिनेशन फी रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि सीबीएसई ने कलेक्ट की थी, इसलिए उसके लेजर एंट्री का रिकॉर्ड पीआईओ के पास ही नहीं है। बाद में यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी ने ये पैसा वापस समिति यानी कि एनवीएस को ट्रांसफर कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे साफ होता है कि शुरू में फीस सीबीएसई ने ली, हालांकि शुरू में एनवीएस नहीं ली थी। मतलब पहले जो एजेंसी थी वो थी आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, उसके बाद फिर सीबीएसई हो गई थी। तो एनटीए से लेके इन्होंने सीबीएसई को दे दी होगी, फिर सीबीएसई ने वापस एनवीएस को दे दी। तो काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब फीस रिफंड की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एनवीएस की बनती है, सीबीएसई की नहीं बनती। अगला सवाल, फी रिफंड या एडजस्टमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी, प्रोसीजर और टाइमलाइन की कॉपी प्रोवाइड करें। और यहाँ पर जवाब इनका क्या है, इस जानकारी के लिए एनवीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए उसके पैरा 5 हाउ टू अप्लाई को रेफर करें। मतलब क्या है, वो हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन पे चले जाओ, और आमतौर पर नोटिफिकेशन में फीस इज नॉन रिफंडेबल लिखा होता है कि फ़ी वापस नहीं होगी, इस तरीके की शर्तें लिखी होती हैं। ये इशारा हो सकता है कि उनके पास ऐसी सिचुएशन के लिए कोई अलग से पॉलिसी है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल है, एज रिलैक्सेशन के लिए जारी किए गए किसी ऑफिशियल सर्कुलर की कॉपी दें। एनवीएस का जवाब है कि ऐसी कोई जानकारी पीआईओ के रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। उन्होंने अभी तक उन उम्मीदवारों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन देने का सोचा ही नहीं है जिनकी उम्र इस भर्ती के रद्द होने से प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी एग्जामिनेशन कैंसिलेशन नोटिस ही आया है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझो बात को। अगला सवाल, पेपर लीक और सुरक्षा में चूक की जांच रिपोर्ट की कॉपी दें। जवाब क्या है, पीआईओ के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। ये एक और टाल मटोल वाला जवाब है, या तो जांच रिपोर्ट अभी बनी नहीं है या वो उसे शेयर नहीं करना चाहते। नेक्स्ट सवाल हमारा यही था कि जो एफआईआर है, एफआईआर नंबर 52, 53, इनसे रिलेटेड ऑफिशियल कम्युनिकेशन एनवीएस हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, जो एफआईआर और एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस के बीच में संबंध को स्थापित कर सकें, ये जानकारी भी पीआईओ के पास अवेलेबल नहीं है।
तो एनवीएस आधिकारिक तौर पर ये नहीं मान रहा है कि एग्ज़ाम रद्द होने का कारण वो एफआईआर है। फिर एक 7वां सवाल था, यहाँ पे दिख नहीं रहा पर मैं बता देता हूँ। एनवीएस और सीबीएसई के बीच इस एग्ज़ाम को कराने के लिए साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉपी दीजिए। जवाब है टेंडर डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच साइन होता है, इसमें दूसरी पार्टी भी शामिल है, इसलिए जानकारी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ये गोपनीय भी है यानी कि कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए पीआईओ ये जानकारी नहीं दे सकता। तो मतलब यहाँ पर साफ है, मतलब साफ है कि वो आरटीआई एक्ट के थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्लोज का सहारा लेकर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल देने से बच रहे हैं। ये एक आम तरीका हो जाता है जानकारी को छुपाने का। कुल मिला के मतलब क्या, इस आरटीआई के जवाब से ये बड़ी तस्वीर सामने आती है कि फी रिफंड की जिम्मेदारी एनवीएस की है, क्योंकि पैसा उनके पास ट्रांसफर हो चुका है। एनवीएस री एग्जामिनेशन, एज रिलैक्सेशन या जांच रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। वो लगातार आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके, क्लोजेज का इस्तेमाल करके जानकारी देने से बच रहे हैं। तो इस आरटीआई को भी यहाँ पर छोड़ना तो अन्याय हो जाता खुद ही के साथ। इस वजह से यहाँ पर हमने फर्स्ट अपील लगा दी। तो मैंने जो फर्स्ट अपील लगाई है, सबसे पहला पॉइंट जो था पॉइंट नंबर 2 को एड्रेस करता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 एग्जामिनेशन फीस को लेके था, जिसमें इन्होंने जवाब ये दिया कि भाई एग्जामिनेशन फ़ी कलेक्ट कर ली रिक्रूटमेंट एजेंसी ने, और लेजर एंट्री जो है वो नहीं इन्होंने यहाँ पर दी, अवेलेबल नहीं है, जबकि लेटर स्टेज पर मनी वॉज ट्रांसफर्ड बाय समिति टू द रिक्रूटमेंट एजेंसी। ग्राउंड्स यही हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई आ गया एनवीएस के पास पैसा, और फिर बाद में कहते हैं कि लेजर एंट्री नहीं दिखा सकते या फिर है नहीं। तो ये तो अपने आप में ये एनवीएस की यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ये प्रोवाइड करनी चाहिए थी ये जानकारी। तो अगला सवाल जो हमारा था, हमने एड्रेस करा है पॉइंट नंबर 5 और 6 को, जिसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर एनवीएस की इस मिसकंडक्ट एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस के बारे में, और वही जो एफआईआर थी, एफआईआर और एग्जाम कैंसिलेशन के बीच का संबंध स्थापित करता हुआ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जवाब क्या था वो आपको पता ही है। तो मैंने यही कहा कि ये इस तरीके से बोलना कि रिकॉर्ड में नहीं है, हाईली इवेजिव बात है, इतने सारे कैंडिडेट्स को अफेक्ट कर रहा है ये एग्जाम कैंसिलेशन, और कोई इंटरनल नोटिंग करस्पॉन्डेंस या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है तो करंट स्टेटस तो उसका देना चाहिए ना। फिर अगला पॉइंट था पॉइंट नंबर 7 को एड्रेस करता हुआ, एनवीएस और सीबीएसई के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, टेंडर डॉक्यूमेंट थर्ड पार्टी हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला एक ही है इनका, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इंडिपेंडेंट कमर्शियल एंटिटी तो ये है ही नहीं। तो इतना तो पक्का है कि ये दोनों के दोनों उसी की आर्म है, आर्म ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये जानकारी प्रोवाइड करी जानी चाहिए, और डिस्क्लोजर, इसका डिस्क्लोजर ना करना अपने आप में कॉन्ट्ररी है टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंटल ट्रांसपेरेंसी। फिर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है, और पब्लिक अथॉरिटीज़ के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया, गवर्नमेंट बॉडीज़ कैन नॉट कंसील देम। चलो ये पॉइंट तो चलो मैं यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ तो थर्ड पार्टी का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, अगर मैं इस पॉइंट को भी हटा। अब आते हैं अपने सोशल मीडिया कैंपेन पर। #NVS_exam_scam ट्रेंड करना चाहिए, और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ हैशटैग में आप अगर इसे ऑल स्मॉल भी करो तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये आप ऑल स्मॉल भी रख सकते हो, ये अंडरस्कोर हो जाएगा। ये ट्रेंड होना चाहिए, ये हमारा प्राइमरी हैशटैग होगा। सेकेंडरी हैशटैग भी हम यूज़ करेंगे, किस तरीके से क्या होगा वो अब चीज़ें हम समझ लेते हैं। उद्देश्य क्या है, मजबूर करना कार्रवाई करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और मीडिया का ध्यान आकर्षित करके। रणनीति अलग अलग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी लेकिन ट्विटर यानी कि एक्स है। ट्वीट स्ट्रॉम करेंगे, मेरे हिसाब से सजेस्टेड टाइम शुक्रवार यानी कि कल 26 सितंबर 2025 शाम 7 बजे। प्राइमरी हैशटैग्स आप यहाँ पर देख सकते हो। सेकेंडरी हैशटैग जिसमें ये वाला हमारा पिछले कैंपेन का प्राइमरी हैशटैग था, #NVS_re_exam। बाकी ये यहाँ पर सेकेंडरी हैशटैग आप यहाँ पर देख सकते हो। और ट्वीट 1 जो होगा हमारा मुख्य ट्वीट, इस ट्वीट में हम अपने 18 सितंबर वाली आरटीआई का जवाब अटैच करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाकी आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करूँगा ये। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप है आलोक सर वाला, जिसमें कोर्ट केस और ट्विटर कैंपेन से रिलेटेड अपडेट डालते हैं हम सब, तो वो हम डाल देंगे। आपके पास कोई सजेशन हो वो बताना। टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट यही करना है। आरटीआई में नवोदय एनवीएस ने माना
कि 1000 फीस अब उनके पास है पर रिफंड पर चुप्पी। मतलब ये तो एक मेरी तरफ से मैंने ड्राफ्ट करा, आप बाकी अपने हिसाब से डाल सकते हो। जांच रिपोर्ट देने से भी इनकार, लाखों छात्रों का भविष्य दाव पर है। और @D प्रधान बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या यही न्याय है? इस तरीके से हम ये हैशटैग डाल सकते हैं। इन सब का आपको मिल ही जाएगा ये कॉपी पेस्ट करने के लिए। इसके अलावा ट्वीट 2 जिसके साथ 27 अगस्त वाली RTI का जवाब मैं अटैच करूंगा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो ट्वीट 1 होगा वो मेन ट्वीट होगा, ये मैं करूंगा। इसके रिप्लाई में आप लोग करोगे अपने हिसाब, मतलब इसको वायरल करने के लिए आपको रिप्लाई करना होगा कि मैं सपोर्ट करता हूँ, क्यों सपोर्ट करता हूँ, सारी चीज़ें आप खुद के भी ट्वीट कर सकते हो, पर इस पे तो जवाब डालना मैंडेटरी है और धड़ाधड़ डालने हैं 7 बजे कल 26 सितंबर को। और ट्वीट 2 में हम 27 अगस्त वाली RTI का जवाब अटैच करेंगे, मैं करूँगा यानी कि। और इस पे फिर आप जवाब वगैरह डाल सकते हो उसी थ्रेड में ट्वीट 1 के रिप्लाई में। तो RTI कानून का किस तरीके से मजाक बन रहा है, ज्ञापन पर की गई कार्रवाई, जो मैंने ज्ञापन सौंपा था उस पर बता रहे हैं नो एक्शन, आंतरिक फाइल नोटिंग मांगने पर रिकॉर्ड में उपलब्धि नहीं है, पारदर्शिता है, घोटाला छिपाने की कोशिश, इस तरीके से। ट्वीट 3 शिक्षा मंत्री और PMO से सीधी अपील करेंगे, ट्वीट के साथ अपना NVS भर्ती से रिलेटेड स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। और मतलब मैं करूँगा और बाकी आप रिप्लाई वगैरह करते रहना, एंगेज करना इसके साथ, ये सारे हैशटैग्स का इस्तेमाल करना। प्राइमरी हैशटैग हमारा हो जाएगा यही वाला #NVS_exam_scam, ऑल स्मॉल भी रह सकता है, ऑल कैपिटल भी रह सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, NVS भर्ती 2024 गलत लिखा है यहाँ पे, 1000 नहीं लाखों पीड़ित छात्र हैं, तो इसको ठीक कर लूँगा मैं। न्याय की गुहार कर रहे हैं, परीक्षा रद्द हुई, फीस वापस नहीं हुई और RTI में भी सिर्फ टाल मटोल। और ये पिछले जो ट्वीट कैंपेन था उससे कुछ, उसके लिए कुछ चीज़ें जनरेट करी थी मैंने, तो ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको भी डाल सकते हो। और ट्विटर पर आप सर्च करोगे ना ये वाला हैशटैग NVS, एक सेकंड दिख नहीं रहा क्या, री एग्ज़ाम, तो ये हैशटैग अगर आप सर्च करोगे तो ये इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग कैंडिडेट्स ने डाली थी। तो नाउ इज़ द टाइम, सपोर्ट कीजिए। और बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।